चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करें। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोगों को बताना था, आप सभी बच्चे बहुत उत्सुक थे कि सर बंगाल में जो द्वैध शासन लगा था उसके बारे में बढ़िया से समझा दीजिए। क्या जी, यही ना है बच्चों? तो आज हम लोग देख लेंगे बंगाल में द्वैध शासन। कैसा शासन? द्वैध शासन। बंगाल में क्या देख लेंगे? द्वैध शासन। ठीक है। और बंगाल में जब द्वैध शासन देखेंगे तो देखिए द्वैध शासन कब लगा? बक्सर युद्ध के बाद। कब लगा? बक्सर युद्ध के बाद। और बक्सर युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस बात को जान रहे थे। थोड़ी सी इस बात पर हम लोग प्रकाश डाल ले कि ये भारत है, ये क्या है? भारत। और इस बात को बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये जो हम लोग बात कर लेते हैं ये भारत है, और भारत में यहां पर बंगाल प्रेसिडेंसी है। इस बात को तो आप लोग जान ही रहे हैं, बंगाल है। और बंगाल में उस समय बिहार भी है, उड़ीसा भी है, बंगाल का पूरा क्षेत्र है। ये सब सारे क्षेत्र जो हैं बंगाल के अंतर्गत में हैं। कोई दिक्कत नहीं। और याद रखिए कि पलासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, याद है ना? पलासी का युद्ध कब हुआ था? 57 में। और उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ध्यान से समझना है, बहुत आसान है यार, कुछ दिक्कत नहीं है। आप बहुत तेज विद्यार्थी हैं। और सबसे पहले आप लोग सही हो जाइए, सबसे पहले सीधा बैठ जाइए। आप वहां गलत बैठ गए थे, इधर आ जाना चाहिए था आपको, ठीक है? लेकिन अब जैसे है वैसे ही रहिए, क्योंकि वहां पे वीडियो कैमरा लगा हुआ है। आप एकदम सट करके बैठिए, हिलाना भी नहीं है। अब यहाँ पर इस स्थिति को समझिए कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो आपको याद होगा कि उस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था, याद है? और अवध का नरेश था सुजाउद्दौला। अवध का नरेश कौन था? सुजाउद्दौला। बंगाल के ठीक बगल में अवध था, जिसको आज उत्तर प्रदेश हम लोग बोलते हैं ना, वह उस समय क्या था? अवध के नाम से जाना जाता था। और इसके ठीक ऊपर में यहाँ पर दिल्ली का शासन चल रहा था, दिल्ली का शासन। और उस गद्दी पर बैठे हुए थे शाह आलम द्वितीय। कौन बैठे हुए थे? शाह आलम द्वितीय। और जब मीर कासिम यानी कि बंगाल का नवाब, सुजाउद्दौला यानी कि अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली का शासक था, तीनों जब एक साथ लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई। और ये तीनों जो राजा थे, ये तीनों राजाओं की उसमें क्या हुई थी? हार हुई थी। ये बात तो पता है। अब जैसे ही बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद एक संधि हुई थी, और वह संधि आपको याद होगा कि वह इलाहाबाद। कौन सी संधि हुई थी? जोर से बोलिए ना। इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि दो हुई थी। प्रथम जो संधि हुई थी वह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, और द्वितीय जो संधि हुई थी वह सुजाउद्दौला के साथ हुई थी। ये बात कहानी पता है? हम लोगों ने पढ़ लिया है इस बात को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो इस युद्ध के बाद एक संधि हुई थी, जिस संधि का नाम क्या था? इलाहाबाद की संधि। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है बात? और इस इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इस संधि में आपको इस बात का पता था कि जो संधि शाह आलम द्वितीय के से की गई थी तो उससे एक आदेश लिया गया था। क्या आदेश लिया गया था? कि दिल्ली के शासन पर आप बैठे हैं, और मेरा ये दायित्व बनता है कि हम आपको राजा मान रहे हैं। चूंकि जबकि वहां पर शाह आलम द्वितीय को इस युद्ध के बाद पेंशन पर बहाल किया गया था, याद है? क्या चीज पर बहाल किया गया था? पेंशन पर। और उस पेंशन में 26 लाख रुपया उनको मिलता था। ये बात तो पता था? महाराष्ट्र के जो महादजी सिंधिया थे
फिर बाद में उनको सत्ता पर बैठाए थे शाह आलम द्वितीय को, अंग्रेजों को हरा करके फिर से शाह आलम द्वितीय को वहां पर गद्दी पर बैठाए थे। ये कहानी तो आपको पता है। क्या आप लोग क्या है नहीं बोल रहे हैं? आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो आप लोग बोलते हैं क्या है नहीं? आप लोग समझ में नहीं आ रहा है? तो आ रहा है तो बोलिए। तो इलाहाबाद की जब संधि हुई थी और इस इलाहाबाद की संधि में क्या हो गया था कि बंगाल, याद रखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन सब की दीवानी अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया था। बात समझ आ गया ना? इन सब का क्या कर लिया गया था? दीवानी अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया था। कोई दिक्कत नहीं। और किससे इन लोगों ने प्राप्त किया था? शाह आलम द्वितीय से। किससे प्राप्त किया था? शाह आलम द्वितीय से। शाह आलम द्वितीय जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था और अब उसको वहां पर क्या मिल रहा था? पेंशन। और याद होगा कि इस संधि को लॉर्ड क्लाइव ने आकर के किया था और उसी ने एक शासन की व्यवस्था की थी इस युद्ध के बाद, जिसको बोला जाता है द्वैध शासन। क्या बोला जाता है? द्वैध शासन। आ रहा है समझ में? द्वैध शासन किस संधि के बाद हुआ? इलाहाबाद की संधि के बाद। बंगाल में कौन सा शासन चला? बंगाल में कौन सा शासन चला? तो द्वैध शासन। कौन सा शासन चला? द्वैध शासन। और इसी द्वैध शासन को आज हम लोगों को समझना भी है और सीखना भी है। आ गया? क्लियर हो गया? आज हम लोग इसी द्वैध शासन की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये द्वैध शासन क्या है। आ रहा है समझ में? अब हम लोग द्वैध शासन को देखेंगे कि जो शासित क्षेत्र है, जो मेरे अंडर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर दो लोगों का एक साथ शासन करना। याद रखें फिर से, जो मेरा शासित क्षेत्र है, जो मेरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर दो लोग मिल करके अगर शासन करेंगे एक ही क्षेत्र पर, तो उस शासन को हम लोग कौन सा शासन कहेंगे? सीधा बढ़िए, कौन सा शासन कहेंगे? कितने बच्चों को समझ में आ गया? ये बात हो गया क्लियर? क्या दिक्कत है क्या? जब जो मान लें कि क्षेत्र मेरा है और इसमें आप पर शासन करे दो आदमी मिल करके, एक ही चीज पर दो आदमी मिल करके शासन करे, तो उसको क्या कहेंगे? द्वैध शासन। क्या कहेंगे उसको? द्वैध शासन। अब देखिए, द्वैध शासन को थोड़ा सा हम लोग और समझने का प्रयास करते हैं। द्वैध शासन को और बढ़िया से कैसे समझ सकते हैं? तो इससे पहले इस बात को समझिए कि द्वैध शासन यहां पर लाया किसने? तो जब लॉर्ड क्लाइव को बुलाया गया इस संधि को करने के लिए, चूंकि वह अंग्रेजों का ऐसा गवर्नर जनरल था, ऐसा वो आदमी था, पदाधिकारी था, जो बहुत चतुर और दिमाग से तेज था। और इसका द्वैध शासन लाने वाला कौन था? अंग्रेज, लॉर्ड क्लाइव। और यह शासन कब लग गया बंगाल में? तो 1765 ईस्वी में, 1765 से 1767 ईस्वी में ये लागू हो चुका है। और ये कब तक चलेगा? तो 1772 तक चलेगा, जब तक कि वैरन हेस्टिंग यहां का जनरल बन करके नहीं आ जाए, गवर्नर बन करके न आ जाए। चूंकि द्वैध शासन हम पढ़ाए थे इसके पिछले क्लास में कि इसकी यह भयावह स्थिति हुई थी कि बंगाल में अकाल हो गया था। बंगाल में क्या हो गया था? अकाल हो गया था। और इस द्वैध शासन का प्रभाव यह पड़ा था कि पूरे बंगाल का 1/3 आदमी या तो वहां की भूमि को छोड़ चुका था या मरने के लिए मजबूर हो चुका था। ऐसा अकाल पड़ा था। इस द्वैध शासन का परिणाम ये था, वो हम बताएंगे आगे। हम लोग क्या करेंगे? चर्चा चलेंगे। अभी द्वैध शासन, लॉर्ड क्लाइव इलाहाबाद की संधि करने के बाद उसने द्वैध शासन की प्रणाली अपनाई।
सबसे पहले इस बात को समझिए कि द्वैध शासन क्या था। तो जरा सा इस बात को अगर और बढ़िया से समझना है तो हम लोग थोड़ा सा मुगल काल में चलते हैं। बंगाल की उस समय की स्थिति क्या थी, तो अब जानिए कि उस समय स्थिति यह थी। मुगल काल के समय में इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि मुगल काल में जो प्रांत होते थे, मुगल काल में जो प्रांत होते थे, जैसे प्रांत मीन्स क्या, राज्य। जैसे भारत देश है, उसके राज्य बिहार हो गए, उसके राज्य उत्तर प्रदेश हो गए, उसके राज्य उड़ीसा हो गए, उसके राज्य राजस्थान हो गए, है ना। तो ये सब प्रांत थे। क्या थे? प्रांत। आज भी उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रांत। प्रांत राज्य बोलते हैं। तो मुगल काल में प्रांत को, याद रखिए, मुगल काल में प्रांत को सूबा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सूबा। मुगल काल में प्रांत को क्या बोला जाता था? सूबा। जैसे ये क्या है? बिहार सूबा है, उत्तर प्रदेश सूबा है, अवध सूबा। समझ में आ रही है बात है? तो सूबा बोला जाता था, और सूबे का नियंत्रण करने के लिए जिस व्यक्ति को लगाया जाता था, तो सूबा जिस व्यक्ति को मिलता था उसको सूबेदार बोलते थे। समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ का प्रधान कौन होता था? सूबेदार। क्लियर हो गया? वहां का मालिक कौन होता था? सूबेदार। मुगल काल में इस बात को एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है? ऐसा चीज नहीं ना बता रहे हैं जो आपके दिमाग से बाहर जा रहा है। मुगल काल के समय में सीधा बैठिए। मुगल काल के समय में एकदम सही से बैठिए ना, एकदम लगे कि हाँ फुर्तीबाज है, एकदम श्री राम जी के, एकदम हनुमान जी हैं आप लोग। समझे कि नहीं? यहाँ हर बच्चा हनुमान है। समझे कि नहीं? सिर्फ उसको जामवंत की जरूरत है कि जामवंत जैसा गुरु होना चाहिए जो हनुमान की ताकत दिखा दे, और वही काम हम कर रहे हैं, जामवंत वाला। आज सभी लोग हनुमान है, सब में ताकत है। सब अपनी ताकत को समझिए और पूरा का पूरा हनुमान बन जाइए। समुद्र को फान जाइए, वहां सीता से मिल लीजिए, अंगूठी ला करके राम को दे दीजिए, पूरे लंका में आग लगा दीजिए। समझ में आ गई बात? रामायण में एक हनुमान थे, हमारे पास सैकड़ों हनुमान है। तो सोच लीजिए, एक हनुमान जब लंका जला सकता है, तो भारत के अलावा जितना देश आप लोग नहीं जला दीजिएगा? यार ऐसा तैयार कर देंगे कि कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। समझ में आया बात? समझिए। अब यहाँ समझिए, मुगल काल में प्रांत को क्या बोला जाता था? एकदम कड़कड़ाई करिए, क्या बोला जाता था? सूबे का जो रक्षक होता था, सूबे का जो मालिक होता था, उसको क्या बोलते थे? सूबेदार बोलते थे। अब मैं यहाँ पर, सूबेदार का काम क्या था? शासन को देखना, प्रशासन को चलाना, शासन प्रशासन को बहुत अच्छे से चलाना, ये सूबेदार का वर्क होता था। और याद कीजिए, मुर्शिद अली खान बंगाल का उस समय नवाब बना था, और पहली बार जो मने मुगल के अंदर में था बंगाल, और मुर्शिद कुली खान ने अपने जीवन में एक बार सिर्फ कर भेजवाया था, टैक्स भेजवाया था शाह आलम द्वितीय को। इसके बाद वो भेजा था? नहीं भेजा था। वह धीरे 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 क्या कर दिया था? बंगाल को स्वतंत्र कर दिया था, और मुर्शिद कुली खान के ही समय में स्वतंत्र बंगाल की घोषणा की गई थी। और वहां का नवाब कौन बन गया था? मुर्शिद अली खान। यानी कि बंगाल का नवाब उस समय कौन था? मुर्शिद अली। क्लियर हो गए? उस समय कौन था? मुर्शिद अली खान। और वह क्या बन गया था? बंगाल का नवाब। और उस समय की प्रथा क्या थी? सो समझ लीजिए कि नवाब सब, वह अपने क्या बन गया था? नवाब। और नवाब क्या होता था? तो नवाब ऑल इन ऑल होता था। नवाब कौन होता था? ऑल इन ऑल। नवाब कौन होता था? ऑल इन ऑल। सब कुछ वही, जो चाहेगा वही होगा। ये नवाब था। समझ में आ रही है बात? और नवाब दो तरह के लोग रखते थे, एक जिससे पैसा आए, और पैसा टैक्स से आएगा। यानी कि उस समय प्रथा थी दीवानी की। दीवानी किसको बोलते थे? टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को दीवानी बोला जाता था। समझे कि नहीं? यानी कि राजस्व, जो पैसा इकट्ठा कर सके, जो कर लगा करके पैसा इकट्ठा कर सके, उस पद का नाम होता था दीवानी।
है कि नहीं। और जो दीवानी का पद लेते थे उसको बोला जाता था दीवान। याद कीजिए महात्मा गांधी जी के पिता दीवान थे कि नहीं। यानी कि राजस्व वसूलने की जिम्मेवारी थी उनको। तो कितना बड़ा आदमी होंगे। वित्त विभाग उन्हीं के पास थे, वित्त मंत्रालय जिसको कह सकते हैं, उसी को बोला जाता है दीवानी। यानी कि पैसे वसूलने का काम किसका होता था, दीवानी का। किसको का किस पद को बोलते हैं, दीवानी को। और प्रशासनिक कार्य करने के लिए जैसे सुरक्षा देना है, पुलिस बहाल करना है, सेना बहाल करना है, पुल बनाना है, मेला लगा देना है, स्कूल बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है ना, सड़क बनाना है, पोखरा खनवाना है ना, सब कुछ काम करना है, यह प्रशासन का काम होता था। यह किसका काम होता था, प्रशासन का। और प्रशासन को कहा जाता था निजामत। क्या कहा जाता था, निजामत। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। यह बात बार बार पूछने की वजह यही है कि आप बढ़िया से समझ पा रहे हैं कि नहीं। जहां नहीं समझ में आएगा फिर से बताएंगे, फिर से और समझाने की कोशिश करेंगे। तो दो तरह का चीज देखिए, नवाब के अंदर में दीवानी होता था जो राजस्व वसूलता था, और जो प्रशासन का काम देखता था उसको क्या बोलते थे, निजामत। यानी कि दीवानी का काम था टैक्स वसूलना। दीवानी का काम था क्या चीज, राजस्व वसूलना, राजस्व वसूलना, कर वसूलना, टैक्स लेना, ये दीवानी का काम था। और निजामत का काम होता था अन्य प्रशासनिक कार्य को करना। ये क्या करना, अन्य प्रशासनिक कार्य को करना, अन्य प्रशासनिक कार्य को करना। बात समझ में आ गई, बोलिए नहीं रहा है। एक बार नहीं, हमेशा इसी करना है। अन्य प्रशासनिक कार्य का करने की जिम्मेदारी किसकी थी, निजामत। और निजामत मीन्स क्या हो गया, जो प्रशासन चलाए। जैसे आप अगर प्रशासन के अधिकारी हम आपको बना करके देखें कि आप अपनी विधि व्यवस्था को ठीक से रखिए, तो आप निजामत हो गए। और आपको कह दिया गया कि मान के चलिए कि आप लोग इधर जितना भी आदमी बाहर है सब दीवान है, मेरे दीवानी है, आपको फलना जगह की दीवानी, फलना, यानी कि आपका काम है राजस्व वसूल के लिए आना। आप जमा कीजिए पैसा और इन लोग करेंगे काम। आप लोग करेंगे क्या चीज, काम। सर वहां पर पुल बना देना है, पैसे की जरूरत है, पैसा लाओ, पैसा दे दीजिए, उठा करके इसको दे दिया। ये काम बीच में कौन कर रहा था, नवाब, मैं नवाब हूं। और इधर कौन है बैठे हुए, दीवानी। देखिए दीवानी है इधर, और इधर कौन लोग हैं, निजामत। इधर कौन है, दीवानी, इधर कौन है, निजामत। आगे समझ में, बातें समझ में आ रही है। आपका काम क्या है, पैसा वसूलना। क्या करना, पैसा। आप किसके मालिक हैं, पैसा के। आप किसके मालिक है, पैसा के। आप किसके मालिक है, कार्य के। आपको कार्य देखना है कि कहाँ स्कूल बनाना है, कहाँ टंकी लगवा देना है, कहाँ नल फूट गया उसको ठीक करवा देना है, कहाँ की सड़कें ठीक करवानी है, कहाँ लाइट का प्रबंध करना है, कहाँ क्या करना है, काम किसका है, जोर से बोल। आपका काम क्या है, क्लियर हो गए। और याद रखिएगा, यानी कि राजस्व का पूरा भार दीवानी के पास होता था। और जो दीवानी का पद लेता था, तो आप लोग क्या बन गए, दीवान। आप लोग क्या हैं, दीवान। आप लोग क्या हैं, दीवान। समझ में आ गया। आप लोग क्या बन गए, दीवान। सब दीवान है, सब सबको छत्र देंगे, याद कीजिएगा, ठीक है। और इधर देख लीजिए, इधर निजामत का काम था प्रशासनिक कार्य करना, सुरक्षा करना, यानी कि इसका पूरा देखभाल करना है, क्या चीज का, प्रशासन। किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई आपके क्षेत्र में अराजकता न फैलाए, कोई आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार न फैलाए। हर तरह का सुख सुविधा का सब चीज आपको मुहैया कराना काम किसका था, निजामत का। और निजामत यानी कि प्रशासन का जो अधिकारी होता था, यानी कि जो प्रशासनिक विभाग को संभालता था, उसको क्या बोलते थे, सूबेदार। तो आप लोग क्या है, सूबेदार। आप लोग क्या है, दीवानी है कि दीवान है, दीवानी तो काम है, और आप उसके क्या है, दीवान है। और आप लोग क्या है, सूबेदार है। आपके हाथ में प्रशासन है और आपके हाथ क्या पैसा है। अब स्थिति क्या होता था, इन दोनों का हेड कौन होता था, इन दोनों का हेड कौन होता था। ये व्यवस्था थी पहले से बंगाल में, ये व्यवस्था थी पहले से बंगाल में, समझे कि नहीं। ऐसा नहीं था कि सूबेदार को पैसा की जरूरत है, काम की जरूरत है, यहां से डायरेक्ट पैसा ले लेगा, नहीं।
सूबेदार इस बात को बताएगा किसको? नवाब को। और नवाब फिर किससे लेगा पैसा? दीवान से, कि आपके राजस्व में जितना है पैसा हमको जमा कीजिए, और ये पैसा खर्च करने के लिए सूबेदार को मिलता। आ गया समझ में? यह व्यवस्था कहाँ की थी? बंगाल की। मुर्शिद अली खान ये सब काम इस तरह से कर रहा था। और इस चीज को अब यहाँ पे आइए कि द्वैध शासन में क्या हो रहा था, समझ में आ गई? इसमें कहीं से कोई बदलाव इसमें भी नहीं किया गया, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर हो गया द्वैध शासन, और द्वैध शासन लागू किसने किया? लॉर्ड क्लाइव। हुआ खेल क्या थी? देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो चीज इसमें है वही चीज इसमें होगा। देखिए यहां से समझ में आ रहा है? इसमें भी एक दीवानी का माने जो राजस्व वसूलेगा उसको क्या कहा जाएगा? दीवानी। और जो प्रशासन का काम देखेगा उसको क्या कहा जाएगा? निजाम। कोई दिक्कत? दीवानी का जो काम था, यहां पर यही बात को समझना है कि दीवानी और निजामत, यानी कि इधर प्रशासन इधर राजस्व, ठीक है। दीवानी का जो काम था वह ले लिया कंपनी ने, यानी कि अंग्रेजों ने कहा कि हम कर वसूलेंगे, पैसे का मालिक अंग्रेज होगा, यानी कि कौन? कंपनी होगी। कौन होगी? कंपनी। बात समझ आ रही है? बंगाल में द्वैध शासन हुआ तो क्या बंगाल में तो पहले से भी दीवानी और निजामत था? इसने भी तो वही काम किया, दीवानी और निजामत को रखा, लेकिन यहां पर नवाब मेन आदमी था, और नवाब ने जिसको जिसको दीवान बनाया वो न दीवानी वसूलता। लेकिन यहां पर इस बात को बल दिया गया कि दीवानी का काम करेगा कौन? कंपनी। यानी कि दीवानी राजस्व का पूरा पैसा अंग्रेजों के पास रहेगा, कंपनी में जमा होगा, कंपनी के कोषागार में जमा होगा। क्लियर हो गए? और ये पैसा कहां से आएगा? राजस्व कहां से वसूलाएगा? तो जनता से वसूलाएगा। जनता से राजस्व वसूलना है, जनता से राजस्व वसूलना है। क्लियर हो गया? और इन लोगों ने अभी नवाब हटाया नहीं है, नवाब का पद नहीं हटाया है। नवाब इन्हों लोगों ने बना दिया पेंशनधारी, अधिकार अंग्रेजों का। नवाब कौन रहेंगे? जो उनके अंदर का आदमी, उनकी बात जो सुनेगा वही क्या बनेगा? नवाब। और नवाब क्या होगा? तो नवाब ही है जो निजामत का काम करेगा, जो प्रशासनिक क्षेत्र को देखेगा। अब आ गया समझ में? यानी कि निजामत का काम कौन करेगा? नवाब। यहां नवाब क्या होता था? मालिक। यहां नवाब क्या हो गया? निजामत। आ गया समझ में? प्रशासनिक कार्य करेगा। अब स्थिति को समझिए, इसके पीछे भी अंग्रेजों का राज्य है, जिसको हम काम मैंने बताएंगे कि क्या राज था ऐसा करने के लिए। और नवाब का काम है सिर्फ कार्य करना, पैसे की तरफ देख नहीं सकते हैं आप सीधे काम सिर्फ करेंगे। और काम क्या होगा? जहां जनता को पुल की जरूरत है आप बनवाएंगे, जहां स्कूल की जरूरत है आप बनाएंगे, जहां अन्य चीजों की जरूरत है आप बनाएंगे, कृषि में कोई सहायता करना है नवाब बनाएंगे। समझे कि नहीं? हर समस्या का समाधान कौन करेंगे? नवाब करेंगे। उसके लिए पैसे की जरूरत है तो आपको कंपनी पैसा देगी, आप पैसा के मालिक नहीं है। आ गया समझ में? ये जब द्वैध शासन लगा तो क्या यहाँ पर नवाब अपनी मन की कुछ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसके पहले नवाब क्या होता था? राजा की तरह रहता था। आ गया समझ में? इसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी। समझ में आ रही है बात? इसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर नवाब क्या बन गया? निजामत। जो काम यहाँ पर सूबेदार कर रहा था वही काम यहाँ पर कौन कर रहे थे? नवाब। आ गया समझ में? और नवाब का कार्य क्या था? सभी तरह के प्रशासनिक कार्य। अब देख लीजिए, इसके पीछे रीजन समझ लीजिए, अंग्रेज कितना चतुर थे। इस बात को समझने के लिए समझिए, सबसे पहला चीज, अंग्रेज 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद
पूरे बंगाल पर अपना कब्जा कर लिए थे। अगर वो चाहते तो कोई नवाब भी नहीं बना सकते थे, बनाते? सब मालिक अपने ही रहते, रहते कि नहीं रहते? लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने नवाब पद को नहीं छोड़ा। काहे? ताकि जनता गुस्सा न हो जाए, जनता गुस्सा न हो जाए, आम पब्लिक समझे कि अभी नवाब हैं, समझे कि नहीं? और दूसरी बात अंग्रेजों के दिमाग में थी कि अगर हम तो पैसा वसूल ही लेंगे, जैसे भी हो हम तो पैसा ले लेंगे, जनता से वसूल ही लेंगे, कर टैक्स लगा करके हम तो पैसा ले ही लेंगे, और जब कार्य करने की बात होगी तो हम तो सीधा स्पष्ट तौर से कह देंगे कि भैया कार्य आपको चाहिए, कोई तरह की सुरक्षा चाहिए तो हमको क्या कर रहे हैं? आप नवाब को जाके बोलिए, आपके नवाब हैं, आप जाके उनसे सुरक्षा मांगिए, आप हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा मांगिए, आप सड़क पुल पुलिया मेला लगाने का पैसा मांगिए, आप कानून बनाने का सब कुछ जो है जिम्मेवारी तो नवाब के पास है। आ गया समझ में? यानी कि अपने यहां पर इस बात को समझिए, जो पैसा लेगा, आप समझिए, जो पैसा लेगा तो काम तो जो पैसा लेगा उसको करना चाहिए था। पैसा लेगा ये, अब काम करेंगे ये, पैसा लेगा अंग्रेज, और काम की जिम्मेवारी होगी किसको? नवाब। और नवाब कौन था? वो तो भारतीय ही था। बस समझा गई? आपके नजर में नवाब हम हैं, समझे कि नहीं? और नवाब कैसन है? तो पेंशन वाला नवाब है। नवाबो हम कैसन है? पेंशन वाला, बिना पैकेट में रुपया वाला हम नवाब है। नवाब नाम है, नवाब है हम, लेकिन हमको झोली में एगो रुपया नहीं है। रुपया किसके पास है? अंग्रेज के पास। आप आ रहे हैं मेरे पास, आप पैसा तो दे रहे थे वहां, आप टैक्स दे रहे थे अंग्रेज को ना जी। तो आप खेतों में खाद चाहिए तो अंग्रेज से ना देना मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, पैसा वो लेंगे, अब खाद हम देंगे। समझ में आ रही है बात? पैसा वो लेंगे, पानी हम देंगे, पैसा वो तस लेंगे, हॉस्पिटल हम बनाएंगे। तो हम का बाबूजी के खेत बेच करके बनावे? पैसा तो तू ले रहा है। आ रहा है समझ में? समझ में आ रही है बात? तो ये परिस्थितियां हो गई। कार्य पूरा ये काहे ऐसा किया? ताकि अगर कोई भारतीय प्रश्न उठाए तो बदनामी किसको हो? नवाब को, अंग्रेजों की बदनामी ना हो। यानी कि इस बात को समझिए, अधिकार किनके पास? अंग्रेजों के पास पूरा अधिकार। पैसा खर्च करने का अधिकार किनके पास? अंग्रेजों के पास। समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही है? लेकिन क्या काम का उत्तरदायित्व तो है इनके पास? नहीं, ये काम नहीं करेंगे, उत्तरदायित्व इनका कार्य का नहीं है। अधिकार है पैसा लेने का। इधर देखिए, इसके बाद पूरा काम का उत्तरदायित्व किसको? नवाब को। पूरा उत्तरदायित्व किसका? नवाब का। अब पैसा का अधिकार है? नहीं, अधिकार इसको नहीं है। पूरा पैसा का अधिकार इसको पास नहीं है। इसको खाली काम करने का उत्तरदायित्व है, पैसा का उत्तरदायित्व अधिकार नहीं है। इसको पैसा का अधिकार है लेकिन काम का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। आ रहा समझ में ना? मैंने काम के लिए जाइए नवाब के पास, अब पैसा तहसील के दीजिए अंग्रेज के पास। समझ में आ गई बात? पैसा कर हम किसको देंगे? टैक्स किसको देंगे? अंग्रेज को। टैक्स किसको देंगे? अंग्रेज को। काम किससे खोजेंगे? नवाब से। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है द्वैत शासन की बात? अब इसमें स्थिति समझिए, यहाँ पर दोनों का मालिक कौन हुआ करता था? नवाब। यहाँ कोई मालिक है? नहीं, कोई मालिक है? पैसा तो सब इसके हाथ में चला गया। एक तरह से अगर हम बात करें तो याद रखें, यहाँ पर दो लोगों का शासन हो गया। यहाँ पर कितने लोगों का शासन हो गया? दो लोग। एक का काम है सिर्फ पैसा वसूलना और दूसरे का काम है सिर्फ प्रशासनिक कार्य करना। एक ही क्षेत्र में दो तरह के लोगों का शासन हो गया। इसी चीज को हम लोग कहते हैं द्वैत शासन। आ रहा समझ में? अब देख लीजिए, अंग्रेज मैंने कहा कि बहुत चतुर थे। पैसा तो रखेंगे अपने पास,
लेकिन वसूलेगा के पैसा लाने के जाएगा देहाते देहात, तो उसके लिए रहेंगे भारतीय लोग। आगे के रहेगा गोली खाने के लिए भारतीय, और पीछे से अधिकारी के बन के बैठे हुए रहेंगे अंग्रेज। आ रहा समझ में? अंग्रेज वहां पर अच्छी करेंगे, है ना, प्रशासन का काम करेंगे, आगे रखेंगे भारतीयों को। कैसे? देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अंग्रेज इतने चालाक थे कि सबसे पहले हर एक काम की जिम्मेवारी नवाब को दे चुके थे, ताकि किसी भी तरह का अगर जनता विद्रोह करे तो उसका सामना किसको करना पड़े? नवाब को। जबकि यहाँ अब पैसा वसूलने की बात है, तो अब अंग्रेजों ने कहा कि देखिए हम पैसा वसूलने जाएंगे तो सीधा असर जनता पर पड़ेगा और जनता हमारा विरोध करेगी। तब उसने कहा कि देखिए हम यहाँ पर भारतीयों को ही रखेंगे। और याद रखिए कि अंग्रेजों ने क्या किया, मोहम्मद रजा खां को दीवान बनाया। क्या बना दिया? मोहम्मद रजा खान को कहा, मोहम्मद रजा खां, दो व्यक्ति रखा, मोहम्मद रजा खान को रखा बंगाल राजस्व वसूली के लिए, बंगाल में राजस्व वसूली के लिए, राजस्व वसूली के लिए। और यहाँ पे किनको रखा? मोहम्मद रजा खां को किसके लिए रखा? बंगाल के लिए। और राजा सिताब राय, क्या नाम था? राजा सिताब राय। सिताब राय को कहा गया कि आप जो हैं बिहार और उड़ीसा, जो उस समय एक में अभी है, बिहार और उड़ीसा, ये सब का राजस्व वसूलने का काम आपका, और आपको बंगाल में राजस्व वसूल करना है। और इनको क्या बना दिया गया? दीवान। यानी कि पैसों का वसूली अब कौन करेंगे? मोहम्मद रजा खां के अंदर में होगा बंगाल, और बिहार उड़ीसा से पैसे की वसूली कौन करेंगे? राजा सिताब राय। आ गया समझ में? यानी कि दोनों क्या है? भारतीय। पैसा भी वसूलवा रहा है अंग्रेज किससे? भारतीयों से। ताकि अगर पैसा वसूलने जाए, कर वसूलने जाए, तो अगर कहीं विरोध हो, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो, तो दम भर कुचाए खनी में। बात समझा ना? दम भर कुचाए कहे खनी इन लोग, है ना। प्रशासन जो है वो ये दे रहा है, पुलिस देगा, है ना। श्वेत अंग्रेज सेना, श्वेत माने सेना देगी, श्वेत माने अंग्रेजी सेना, श्वेत किनको कहा जाता था? अंग्रेजों को कहा जाता था। तो ये मिलेगा इनको, लेकिन वसूलने का काम, कर वसूलने का काम किनको मिला? मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यानी कि हर तरह से आप देखिए, आगे रखते थे हमेशा अंग्रेज, किसको रखते थे? भारतीयों को। समझे कि नहीं? अब बताइए, इनको पैसा लाना है, इनको भी पैसा लाना है। अब पैसा बड़ा राज्य है तो अकेले कर सकते थे? नहीं। अब इन लोगों ने छोटा छोटा जगह पर, है ना, एक अपने मन से इन लोगों ने आदमी बहाल किया कि भैया तुम इस गांव से, तुम इस गांव से, तुम यहाँ से, तुम इस क्षेत्र से, हमको राजस्व वसूलो। और एक जगह होने के बाद यह पूरा राजस्व किसको जाता था? कंपनी को जाता था। बात समझ में आ गई? और यहाँ ये बेचारा छछनते रहता था कि हमको बना दिया, नवाब को दे दिया, प्रशासनिक कार्य पैसा दे नहीं रहा है। समझे कि नहीं? तब इसमें तय किया गया, है ना, लॉर्ड क्लाइव ने ही तय किया कि कंपनी मालिक है और पूरी कंपनी नवाब पर नियंत्रण रखेगी। किस पर नियंत्रण रखेगी? नवाब पर। पैसा आपको चाहिए, कंपनी के अधिकारी आपको पैसा देंगे। और आपको मैं बता दूं कि इस कार्य के लिए नवाब को 53 लाख रुपया सालाना मिलता था। ये सब कार्यों को करने के लिए, प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए नवाब को सालाना कितना रुपया मिलता था? 53 लाख। कितना लाख? 53 लाख। 53 लाख रुपया मिलता था। समझ में आ रही है बात? 53 लाख रुपया सालाना मिलता था। इससे वो पूरे इधर का बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा, यानी कि पूरे इस क्षेत्र का विकास का कार्य, प्रशासन का कार्य, किसी भी तरह का कोई मदद किसी को देना है तो इसी में, विवाह करवाना है तो इसी से, यानी कि 53 लाख रुपया में पूरे आपको जगह को संभाल करके रखना है।
तो क्या 53 लाख रुपया में, है ना, ये सभी कार्यों को कर पाते? नहीं। अब स्थिति था कि जनता जब भी गुस्सा होती तो नवाब को गाली सुनना पड़ता, और पैसा जब लेने की बात होती तो यहाँ पर इन दोनों को झंझट होता, और पूरा वसूल करके लाते तो इनको यहाँ जमा कर देना पड़ता। ये दीवान पद पर इनको खुश रखा जाता था। आ रहा है समझ में? तो हर तरह से आप चाहे देखिए, वसूलने की बात हो तो भारतीय, यहाँ भी अगर कोई भी कार्य करवाना हो भारतीय, और अंदर अंदर मलाई कौन खाएगा? अंग्रेज। कितना चालाकी काम कर रहे थे कि बुर्बकाही का काम कर रहे थे। अब बोलिए नहीं रहा, क्या चीज का काम कर रहे थे? तो यही बच्चे शुरुए में भूल गए, है ना, फिर से सिखाना नहीं पड़ेगा, भगा देंगे सब कुछ। सब नया आया, सब बेवकूफ बेवकूफ टाइप का बच्चा है कि नहीं? तो ध्यान से समझिए इस चीज को। तो सब जगह किनको आगे रखते थे? भारतीय। सब जगह किनको आगे रखते थे? भारतीय। अब याद रखें कि दिल्ली के शाह आलम द्वितीय, दिल्ली पर काबिज कौन थे? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो पेंशन धारी थे, यहां से कंपनी से इनको भी कितना लाख रुपया जाता था? 26 लाख रुपया सालाना जाता था। काहे? चूंकि इन्होंने यहाँ दिल्ली में, ये उस समय बक्सर का युद्ध हार चुके थे, इनको बताया गया अंग्रेजों के द्वारा कि आप रहिए, बादशाह हैं, लेकिन कैसा बादशाह है, कैसा नवाब है, कैसा आप राजा है भाई? तो पेंशन वाला राजा है, हम आपको सालाना 26 लाख रुपया आप अपना खर्चा बर्चा कीजिए, हम ऐसा है। तब ना याद है कि जब मराठों का युद्ध हुआ था तो अंग्रेज जब हारे थे युद्ध में, तो शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली का शासक बनाया गया था। याद है? यस सर। महादजी सिंधिया नाम याद है? यस सर। भूल गए? नहीं भूले हैं? मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। समझना नहीं बात ना? फिल्मी डायलॉग का है, धड़कन पिक्चर का सुनील शेट्टी बोलता है कि नहीं? तो यही बच्चे हम बता दिए तो थाली बजा रहे हैं। अब ध्यान समझिए, तो यहाँ पर इस बात को समझ में आ गया सब कोई? अब इस बात को समझिए, आखिर द्वैध शासन ये जो प्रक्रिया हुई, इसमें चूंकि अंग्रेज अभी तत्कालीन वहां पर ये सब कारनामे कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि द्वैध शासन में इनको क्यों लगाना पड़ा, द्वैध शासन क्यों करना पड़ा, जबकि बक्सर के युद्ध तो पूर्णतः जीत चुके थे। ये चाहते तो सब जगह का मालिक बनकर के बैठे हुए रहते, ये चाहते तो खुद से वसूली करते, खुद से एकदम अपना फरमान जारी करते, लेकिन इसके पीछे क्या कारण था कि इनको द्वैध शासन करना पड़ा? तो इसके बारे में समझ लीजिए कि द्वैध शासन के पीछे कारण क्या था, द्वैध शासन क्यों इन्होंने लगाया और इसका कारण क्या था। क्या पढ़ा देना? द्वैध शासन का कारण क्या था, जरा सा इस पर हम लोग गौर कर लेंगे। सिर्फ सुनना है और समझना है द्वैध शासन का कारण। बात समझिएगा, द्वैध शासन का कारण देखिए, द्वैध शासन का कारण समझिए। सबसे पहला चीज, अंग्रेजों को इस बात से डर था कि अगर हम इनके नवाब के पद को समाप्त करके अपने मालिक बन जाएंगे, तो एक बार जब जनता विरोध करेगी तो उस विरोध का सहन करने का, है ना, सहन करने के लिए इतना तैयारी में नहीं थे अंग्रेज। क्योंकि एक बार गुस्सा होता ना भारतीय जी कि आप हमारे नवाब को हटा करके आप नवाबी करिएगा, तो हम आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो लड़ाई शांत थी वह भड़क जाती है कि नहीं? चूंकि आप दूसरे देश से, आप यहाँ पर बिजनेस करने आए थे, आप यहाँ राजा बनने नहीं आए थे, जबकि अब वे लोग एक तरह से पूरे बंगाल पर अधिकार कर चुके हैं। तो सबसे पहले इस बात का उनका डर था कि जनता मेरा विरोध न कर दे, विद्रोह न कर दे,
इस बात का उनको डर था। यानी कि सबसे पहले द्वैध शासन लगाने के पीछे सबसे पहला कारण क्या था? तो इसका सबसे पहला कारण था विद्रोह का डर। क्या कारण था इसका? विद्रोह का डर, जनता का विद्रोह का डर। जनता का, बंगाल की जनता एक बार खलबली खलबली मचा देती और जब टूटती तो अंग्रेज का छक्का छुड़ा देती। इस बात का डर था। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम नवाब का पद खत्म नहीं किए हैं, आप ही नवाब हो। समझे कि नहीं? नवाब आपका है, काम उनसे लीजिए, हम तो सिर्फ पैसा वसूलें। आ रहा है समझ में ना? तो विद्रोह के डर से इन्होंने द्वैध शासन लागू करने का काम किया था। विद्रोह किनसे? विद्रोह का डर किनसे था? तो बंगाल की जनता से था। बंगाल की माने बंगाल भारतीयों का ना जी, तो वहां के भारतीयों से इनको डर था कि ऐसा ना कि बंगाल के भारतीय जाग जाए और हमको फिर इसका सामना करना पड़ जाए। क्योंकि ये लड़ाई करना नहीं चाहते थे, ये तो बिजनेस करना चाहते थे, ये सिर्फ लाभ लेना चाहते थे। इस बात का डर था। दूसरा चीज, उत्तरदायित्व से मुक्ति। उत्तरदायित्व से मुक्ति, ध्यान दीजिए यहां, उत्तरदायित्व से मुक्ति। सबसे पहले कोई उत्तरदायित्व है यहाँ पर इनका? नहीं। इनके पास उसे पैसा आ रहा है। आपको कोई कहे कि हम रोज 5,000 रुपया तू रखो ले जा, कोई तुमको नहीं कर, कोई चीज रखने में लाओ, खर्चा करेंगे पूरा एकदम कड़कड़ा के 5,000 तुम देगा, 2,000 खर्चा करेंगे, 3,000 बचाएंगे रोज। है कि नहीं? हमको आम खाने से मतलब है कि गुठली गिनने से मतलब है। अब देखिए, उत्तरदायित्व से मुक्ति। कोई उत्तरदायित्व है इनका? कोई काम करने के लिए कोई उत्तरदायित्व है इनका? तो दूसरा ये चालाकी थी कि हमको डायरेक्ट वो जनता हम पर कोई इल्जाम न लगा दे, हमको कोई कार्य करने के लिए बने ज्यादा भार न देते, हम कार्य से वंचित रहे। हमारे ऊपर किसी भी तरह का, अगर आपके यहाँ आग लग जाए, खेत में आग लग जाए, घर में आग लग जाए, तो कोई अलगे से चेक काटना न पड़े, कोई मेरा उत्तरदायित्व नहीं है। लगा जाके नवाब से मिलिए, हमको क्या कहते हैं, हम का ठिका लिए हुए, जाइए नवाब से मिल लीजिए, है कि नहीं? यानी कि किसी भी तरह का कोई उत्तरदायित्व का माने उत्तरदायित्व से इनको मुक्ति था। यह इनका द्वैध शासन करने का ये विकल्प था। ये चाहते थे कि हम बिना कोई उत्तरदायित्व का शासन करते रहे, हमारे ऊपर शासन भी हम करें और अंगुली भी मेरे ऊपर न उठे। क्लियर हो गए? बदनामी भी किनकी हो? भारतीयों की। वसूली भी किनसे हो? भारतीयों से ही हो। बदनामी भी किनकी हो? तो भारतीयों के ही हो। और अंग्रेज कह के हम क्या जानते हैं भाई? तो यानी कि उत्तरदायित्व से इनकी मुक्ति हो। तीसरा कारण क्या था? लाभ का लालच। क्या था इनका? लाभ का लालच। सबसे पहले इस बात किया है, बिजनेस करने के लिए ना। इनका मुख्य काम था किसी तरह से भारत में अपनी कंपनी का विस्तार करके वहां से ज्यादा पैसा कमाना। समझे कि नहीं? हमको किसी तरह से हमको लाभ की प्राप्ति हो, हमको कोई काम करने की जिम्मेवारी ना हो, सिर्फ हमको उस काम से लाभ हो। समझे कि नहीं? काम आपके राजा करें, लेकिन उससे लाभ किसको हो? अंग्रेज को लाभ। आ गया समझ में? तो लाभ का लालच भी द्वैध शासन होने का एक कारण यहां पर नजर आता है। समझ में आ रही है बात? और चौथा जो कारण था वह बोर्ड का निर्णय था। बोर्ड का निर्णय की मीन्स कि देखिए, जैसे ही यह लॉर्ड क्लाइव ने यहाँ पे द्वैध शासन किया तो ब्रिटेन में इनका कमिटी था। तो ब्रिटेन में बोर्ड का निर्णय, बोर्ड कहाँ था इनका? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन का सख्त हिदायत कि आप वहां बिजनेस करने गए हो, आप वहां ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करके ब्रिटेन को बढ़ाइए, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, आप ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके आप जो है से इस कंपनी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आप वहां पर शासन करने नहीं गए हैं, आप वहां पर बिजनेस करने गए हैं। इसलिए किसी भी तरह से वहां से आपको पैसा वसूलने के लिए रखा गया है। आप पैसा वसूली कीजिए,
बाकी जनता त्राहिमाम करे उससे आपको लेना देना नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? और इसके बाद एक कारण और रहा होगा कि शायद अंग्रेज अभी नए नए आए थे और अभी अभी इन्होंने बक्सर का युद्ध जीता था और इनके हाथों में पूरी सत्ता थी। हो सकता है कि इनको प्रशासनिक कार्यों के में अनुभव की कमी हुई होगी या इनके पास आदमी उतना नहीं रहा होगा। समझे कि नहीं? हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कि जितना इनको व्यक्ति की जरूरत होगी वह व्यक्ति उनके अपना नहीं हुआ होगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय लोगों की सहायता की आवश्यकता हुई होगी। ऐसे स्थिति में भी इन लोगों ने द्वैध शासन लाया होगा, यानी कि हो सकता है कि प्रशासनिक कार्य में अनुभव की कमी हुई होगी। प्रशासनिक कार्य में अनुभव की कमी भी हुई है, ऐसा हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि अंग्रेज नहीं चाह रहे थे कि किसी भी तरह का दोष हम पर लगे, किसी भी तरह का कोई कार्य करने का या किसी भी कार्य के विरोध का सामना हमको नहीं करना पड़े। ये भी द्वैध शासन का एक कारण हो सकता है। हो सकता था इनको लगे कि हम दोष से बचे रहे, हमारे ऊपर कोई अंगुली न उठाए, है ना, हम पर किसी भी स्थिति में न लगे। यानी कि हो सकता है कि दोषारोपण से बचने के लिए भी, कैसे दोषारोपण से बचने के लिए भी द्वैध शासन वहां पर लगा होगा। क्लियर हो रहे हैं? द्वैध शासन क्यों लगा होगा? दोषारोपण से बचने के लिए। क्लियर हो गए? दोषारोपण से बचने के लिए भी वहां पर द्वैध शासन क्या हुआ होगा? लगा हुआ होगा। और एक चीज का उनको अभी भी भय था, चूंकि अन्य यूरोपीय हारे थे युद्ध, फ्रांस डच हारे थे, लेकिन पूरे भारत में ना हारे होंगे कि पूरे माने विदेशों में हार गए थे, नहीं ना। यूरोप तो भी थे वहां पे, यूरोपीय का वहां पे कंपनी चल रहा था। और कहीं हम एकाएक शासन अपना लागू कर दे तो हो सके कि भारतीयों का साथ हमारे अलावा पूरा फ्रांस, पूरा डच, ये सब अगर दे दिया तो फिर हमारा यहाँ पर कंपनी चलाना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ आ गई ना? तो इस बात का भी उनको भय होगा, यानी कि अन्य यूरोपियों का भी भय होगा, यूरोपीय कंपनियों का भय भी उनको सता रहा होगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट शासन न करके, अपने राजा न बन करके इन्होंने एक शासन लगाया जिस शासन का नाम था द्वैध शासन। आ रहा समझ में? अब जरा सा चल लीजिए, द्वैध शासन का प्रभाव क्या पड़ा, इसका क्या परिणाम हुआ जब ये शासन आया, तो इस पर भी गौर कर लिया जाए ना। जब यह शासन आया तो क्या इसका प्रभाव पड़ा, जरा देख लीजिए। नीचे तो खत्म हो गया, तो कने लिख दे, यह ऊपर ही लिख दे, ऊपर में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, है ना, कि परिणाम द्वैध शासन का क्या हुआ। देखिए इसके बाद यहाँ तक खत्म होने के बाद हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसका परिणाम क्या हुआ जी, क्या परिणाम निकला, द्वैध शासन का परिणाम क्या निकला। तो अराजकता बढ़ी, अराजकता क्या हो गई, पनप गई। अराजकता का मतलब कि त्राहिमाम लोग करने लगे, कर वसूलने के लिए, है ना, नया नया नीति लाया गया, नया नया कानून लाया गया, और उस कानून का पालन हर लोगों के द्वारा न किए जाने के बावजूद सभी लोग, है ना, इस नियम का घृणा करना शुरू किया और अराजकता फैल। समझे कि नहीं? इधर जो है से दीवानी वसूलने के लिए किसी भी स्थिति में लोग तैयार थे, और काम इनका हो नहीं पा रहा था नवाब से, चूंकि इनको 53 लाख रुपया ही एक साल के अंदर में खर्च करना था। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर विद्रोह तो होगा, और विद्रोह होगा तो अराजकता फैलेगी कि नहीं फैलेगी। तो इसका सबसे पहला परिणाम हुआ कि अराजकता फैलना उस पूरे समुदाय में, बंगाल में शुरू हो चुका था। और यही नहीं, धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ गया। क्या हो गया? भ्रष्टाचार बढ़ गया। आदमी जो है कर वसूलता था,
कर वसूलने के लिए कोई ऐसा ठोस नियम नहीं लागू किए गए जिसकी वजह से कंपनी जो है से यह बात तय करे कि किनको कितना कर देना है। ऐसी स्थिति में है ना, बोलबाला वहां के अधिकारियों की हो गई, वहां के अधिकारियों की हो गई जो दीवान बने थे, और दीवान लोगों ने जो और अन्य लोगों को रखा था वो क्या कर रहे थे कि इस स्थिति में है ना नाजायज फायदा कमाने के लिए लोगों पर अत्याचार को बढ़ाना शुरू किया था। और इस स्थिति में अपने अत्याचार को सहन न करने के लिए लोग अब हर काम पैसा देकर के करवा रहे थे। इस स्थिति में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ चुका था। तो द्वैध शासन का परिणाम यह हुआ कि अराजकता तो बढ़ी, लेकिन भ्रष्टाचार भी धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अफसरशाही कहिए जिसको, है ना, अंग्रेजों ने तो दीवान बना दिया, वह कर वसूलना था, वसूलने के लिए आदमी की बहाली हो गई, उस आदमी ने अन्य आदमियों की बहाल कर दिया। उससे बचने के लिए है ना लोग अलग से पैसा देना शुरू किया, अपना काम करवाने के लिए पैसा शुरू किया, अपना सारा चीज को करने के लिए शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में यह जानकारी अंग्रेजों तक सही नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार क्या हो गया, बढ़ गया। भ्रष्टाचार क्या हो गया, बढ़ गया। इसका परिणाम क्या हो गया कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। तीसरा चीज, जो उनका दस्तक था, दस्तक का दुरुपयोग शुरू हो गया। क्योंकि यह बात तय हो गई दस्तक का दुरुपयोग कि अंग्रेज ही यहाँ पर व्यापार करेंगे, यहाँ पर अलाउ किसका है, अंग्रेजों को व्यापार करने की। अब छोटे छोटे व्यापारी अपना सामान अगर वो बेचते थे तो उनको कर ज्यादा देना पड़ता था, समझे कि नहीं। दूसरे जगह का माल लाने के लिए छोटे व्यापारियों को कर ज्यादा देना पड़ता था, मुनाफा कम मिलता था। ऐसी स्थिति में दस्तक जिनके पास था कि आप बंगाल में व्यापार करेंगे, तो इसके लिए जो चिट्ठी थी तो वह अंग्रेजों के पास थी। तो अब छोटे छोटे व्यापारियों ने कुछ अंग्रेजों से मिल करके कि आप मेरे माल को यहाँ पर सप्लाई कर दीजिए, जो पैसा हम कंपनी को टैक्स में इतना देते थे उसमें से कुछ कटौती कर दीजिए, आप ही रख लीजिए। तो दस्तक का क्या होने लगा, दुरुपयोग शुरू हो चुका था। यानी कि इसका परिणाम निकला कि जो दस्तक मिला था अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए, और उनके छोटे मोटे अधिकारी क्या कर रहे थे, इसका गलत फायदा उठा करके, दस्तक का गलत दुरुपयोग कर करके छोटे व्यापारियों के माल को भी यहाँ पर क्या करने लगे, बेचने लगे। और इस स्थिति में क्या हो गया कि वहां पर भ्रष्टाचार, अराजकता के साथ साथ इसका जो दस्तक था उसका भी दुरुपयोग शुरू हो चुका था। ये परिणाम था। क्लियर हो रहे हैं? अब चौथा परिणाम देख लीजिए क्या था सर। कृषि उद्योग का पतन, सबसे बड़ा हानि यही हो गया, कृषि उद्योग का पतन। समझ में आ रहा है? बोलिए नहीं रहा है। कृषि उद्योग का पतन, कृषि उद्योग का पतन। देखिए, बोलिए नहीं रहा है आप लोग, क्या हो गया अब? देखिए, आप खेती तो मूल भारतीय लोगों की पेशा क्या थी, मजदूरी और खेती। भारतीयों का उस समय मूल पेशा क्या था, मजदूरी और खेती। अब देखिए, अब खेती पर बात जबरदस्ती आप ज्यादा टैक्स लगा देंगे, आप जितना हमको खेत में बेनिफिट नहीं है उससे ज्यादा अगर आप हमसे प्रॉफिट ले लेंगे तो क्या ऐसी स्थिति में हम कृषि कर पाएंगे? अगर हमको फायदा से ज्यादा नुकसान होने लगेगा तो हम खेती कर पाएंगे? सरकार के द्वारा यानी कि अंग्रेजों के द्वारा खेतों पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि बात जबरदस्ती वैसे किसानों से कर को बढ़ा दिया गया। जैसे मान के चलिए कि कोई खेत 10 रुपया में कोई ले रहा है तो अगला पार्टी 12 रुपया में उसको से दिलवा दिया। ऐसी स्थिति में कुछ किसान, जो छोटे मोटे किसान थे, वह कृषि से भागने लगे और कृषि से हटने लगे। थोड़ा सा वहां पर नए जो कृषिकार थे या बड़े चढ़े कृषिकार थे उनको थोड़ा सा बेनिफिट तो हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद मजदूरों का जब शोषण शुरू हो गया, मजदूरों को उचित मूल्य नहीं मिलने लगा, खेती पर उतना मूल्य नहीं मिलने लगा। ऐसी स्थिति में खेती खत्म हो गई, उद्योग का पतन हो गया। जो छोटे मोटे रेशम का उद्योग वगैरह खुला था, जहां से रेशम का व्यापार होता था, वस्त्र बनाने का व्यापार होता था, कृषि में और उद्योग पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा देने की वजह से, बेनिफिट कम होने की वजह से लोग खेती करना क्या कर दिए, बंद कर दिए।
खेती करना क्या कर दिए? बंद। उद्योग धंधा चलाना क्या कर दिए? बंद। और एक समय ऐसा आया कि पूरे बंगाल में खेती और उद्योग एकदम ठप पड़ गया। ताली बजा सकते। तो द्वैध शासन का सबसे बड़ा खतरनाक जो ये कर में बढ़ोतरी होगी, टैक्स में, वो भी कृषि पर टैक्स में बढ़ोतरी की वजह से वहां के किसान टूट गए, वहां के किसान मरने लगे। वहां के किसानों ने कहा कि अब हम खेती करना हमारे बस की बात नहीं है। खेती में उपज होती है लेकिन उससे ज्यादा पैसा हमको अंग्रेज को देना पड़ता है, उससे ज्यादा पैसा हमको कंपनी को देना पड़ता है, इससे ज्यादा पैसा वसूल करना पड़ता है, टैक्स जो आता है लेने के लिए उसको देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम लोग अब खेती करने के लिए तैयार नहीं है। समझे कि नहीं? और भयंकर स्थिति हो गई उत्पन्न। और 1770 ईस्वी में, कब? 1770 ईस्वी, 69-70 की बात होगी, 69-70 की बात होगी, जब कृषि नहीं होगा। तो कृषि नहीं होगा तो अन्न मिलेगा? अन्न नहीं मिलेगा तो आदमी जिंदा रहेगा कि मरेगा? मरना शुरू हो जाएगा कि नहीं शुरू हो जाएगा? खेती करने से न सिर्फ अनाज की उत्पत्ति होती है बल्कि अनाज का काम, अनाज का उपयोग मनुष्य जहां करते हैं वहीं उसके पोरा वगैरह जो निकलता है, भूसा जो निकलता है, उसका उपयोग जानवर भी करते हैं खाने के लिए। बोलिए, जानवर को भी हम लोग खिलाते पिलाते हैं, या उसका प्रयोग ईंधन के रूप में, है ना, हम लोग करते हैं। जैसे पोरा पर खाना बनाता था पहले लोग, आदमी पूरा झुक झुक के खाना बनाता था कि नहीं बनाता था? भूसा से खाना बनता था पहले के आदमी बनाता था। पहले गैस नहीं था, है ना, गाय वगैरह सब जो रखते थे उसके गोबर से गोईठा का निर्माण होता था, उस गोईठा से लोग भोजन बनाते थे, है ना। और पुआल उवाल से क्या होता था? भोजन बनता था। जब कृषि ही नहीं होगी तो अन्न मिलेगा क्या? जब मानव को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या जानवर को भोजन की प्राप्ति होगी? भयंकर अकाल हो गया 1770 ईस्वी में, 69 ईस्वी में। चूंकि उस समय कृषि खत्म हो गई थी, लोग बंद कर दिए थे बंगाल में खेती करना, उद्योग धंधा बंद हो चुका था, द्वैध शासन में कर इतना ज्यादा हो गया था कि लोग कृषि नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में भयंकर अकाल उत्पन्न हो गया। और उस अकाल में कहा जाता है कि पूरे बंगाल का 1/3 व्यक्ति, पूरे बंगाल में जितना, मतलब बिहार, उड़ीसा, है ना, या बंगाल क्षेत्र में जितना व्यक्ति था, ऐसा माना जाता है कि उस समय 1/3 व्यक्ति उस बंगाल की धरती से या तो मर चुका था या बंगाल छोड़ने के लिए विवश हो चुका था। समझना क्या बात? 1769 और 70 की ईस्वी की ये बात है, जहां द्वैध शासन में इतना बड़ा कर लगा करके बंगाल के, समझिए कि जिंदा व्यक्ति भूखे मरने के लिए विवश हो चुका था। जानवर तड़प तड़प के मर रहे थे भोजन के अभाव में, आदमी तड़प तड़प के मर रहा था भोजन के अभाव में। इस तरह का अकाल हो चुका था। और यही नहीं बल्कि शांति, बताते हैं वहां पर श्वेत विद्रोह हो गया। बता देते हैं इसको, श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह किसे कहते हैं? तो शांति काल में एक अलग से भत्ता मिलता था वहां के अंग्रेज सैनिकों को। अंग्रेज सैनिकों को क्या मिलता था? एक शांति के लिए, शांति काल में एक अलग से भत्ता मिलता था, और वह भत्ता इन लोगों को बंद कर दिया गया द्वैध शासन में। यानी कि ये श्वेत विद्रोह जो था, श्वेत माने अंग्रेज, अंग्रेज के सेना ने ही अपने अधिकारियों का विरोध कर दिया, क्योंकि उनको नहीं मिला था शांति काल का भत्ता। और जब शांति काल का भत्ता नहीं मिला तो उन लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह। और इनका अपना विद्रोह, चूंकि अंग्रेज के ही ये सिपाही थे, और अंग्रेज का ही जब इन लोगों ने विरोध कर दिया, अपने ही लोगों का विरोध कर दिया, ऐसी स्थिति में इसका और घातक परिणाम हुआ। और अब ऐसा अंग्रेजों को प्रतीत होने लगा कि भारतीय ही नहीं बल्कि मेरे भी लोग अब हमारे इस द्वैध शासन से त्राहिमाम कर चुके हैं। यह था पूरे बंगाल का द्वैध शासन, जिसने त्राहिमाम मचा दिया था। 1770 ईस्वी में जो घटना घटी, जिसमें 1/3 लोगों को मरना पड़ा,
जानवर एकदम जानवरों का लाश बिछ गया। वैरनहन सिंह ने आते सबसे पहले कहा कि अब द्वैत शासन को यहां से बंद किया जाए, और इस तरह से द्वैत शासन ने न सिर्फ बंगाल बल्कि बंगाल के जानवरों की भी जब मौत हो गई तो फिर इस नियम को वैरनहन सिंह ने हटाने का काम किया 1772 ईस्वी में, और तब जाकर के यह द्वैत शासन पर लगाम लगाया। और यह एक ऐसा शासन था जिसमें पूरा भारतीय, पूरा बंगाल एकदम रो पड़ा था। सारे किसान, सारे मजदूर, सारे लोग एक साथ होकर के इस शासन का विरोध भी किया, और इस तरह से बंगाल में द्वैत शासन इतना कड़ा तरीके से लागू किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। प्रेम से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे। जय हिंद, जय मेरे दोस्तों, जय भारत।